अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है 15.1। 15.1 की जो स्टेटमेंट है, डज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, डज द इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जी, दो क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। पहला ये है, पूछा गया कि जो इंड्यूस ईएमएफ है सर्किट की, जो सर्किट के अंदर इंड्यूस होती है, हमने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ी। इंड्यूस ईएमएफ के अंदर हमने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ का एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो होता है -n नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं और उसमें से जो फ्लक्स चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स जो होता है हमारे पास ये होती है इंड्यूस ईएमएफ। इसे नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ उसने पूछी है कि क्या वो जो है सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। आप फार्मूले के अंदर देख सकते हैं कि कहीं भी जो है रेजिस्टेंस नहीं आ रही, ठीक है, कि जो सर्किट होता है उसकी ईएमएफ जो होती है वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, वो कर रही होती है उसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और साथ में उसकी जो कॉइल होती है सर्किट के अंदर, ठीक है, सोलिनॉइड है, कॉइल है, कुछ भी है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है। सो हम कह सकते हैं द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द सर्किट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ओके, इट जस्ट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एंड डेल्टा फाई फ्लक्स। दूसरा सवाल जो था इसी का दूसरा हिस्सा वो था, डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यस, डज द इंड्यूस करंट। तो बच्चों इंड्यूस करंट के लिए हमारे पास फार्मूला था I इज इक्वल टू EMF ओवर R। ये था इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो फार्मूले से कि हमारा इंड्यूस्ड करंट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो EMF पे और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कौन सी? सर्किट की रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है इंड्यूस करंट का वो इनवर्सली है किसके? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी सर्किट की उतना इंड्यूस करंट जो है, एक होता है अप्लाइड करंट जो हमारा सोर्स करंट या सेल बैटरी का करंट कहलाता है, ये वो करंट है जो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट डेवलप होना है सर्किट के अंदर, वो होगा इंड्यूस करंट। तो वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, सर्किट की रेजिस्टेंस पे, जबकि हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो होती है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ जो है इंड्यूस करंट डिपेंड करता है। यानी कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी उतना इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, यानी जितनी कम हो जाएगी उतना इंड्यूस करंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। जी 15.2 की जो स्टेटमेंट है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म magnetic field, okay, the normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field is EMF induced in loop, give a reason for your answer। okay, second question जो है हमारे पास, एक स्क्वायर लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे मूव किया जा रहा है, दिस इज मोशनल ईएमएफ। एक्चुअली इसमें जो इंड्यूस होगी वो होगी मोशनल ईएमएफ, जो हमने पढ़ी मोशनल ईएमएफ कि हम क्या करते हैं, एक रॉड को जो था, रॉड लिया था, ठीक है, रॉड को जो था हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो था, ये इनटू द पेज हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें हमने इस रॉड को जो था मूव किया था, ठीक है, और सर्किट बना था ऐसे करके। तो इसमें हम देखते थे कि क्लॉकवाइज जो है मोशन ऑफ द डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द रॉड जो है, ये इसमें से करंट गुजरेगा, ठीक है। तो जब इसको मूव करेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो बच्चों वो ईएमएफ हमारे पास ही मोशनल ईएमएफ जिसको हमने निकाला था वो थी VBL साइन थीटा, ठीक है, ये हमने निकाली थी मोशनल ईएमएफ जब हमने किसी भी कंडक्टर को जो है, चाहे वो लूप हो चाहे वो रॉड हो, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है जिसको हमने मूव करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग लूप को, और वो कंडक्टिंग लूप जो है स्क्वायर लूप जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल, ठीक है, यानी कि
ये आपकी लूप है, ये नॉर्मल जो है इसके पैरेलल लिया गया है, यानी इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं पास आउट हो रही, ठीक है, इसमें से नहीं गुजर रही। गुजरेंगे कब? जब ये नॉर्मली परपेंडिकुलर होगा, इस तरह, जब इसमें से गुजरेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर है, आप देख सकते हैं इसका नॉर्मल वेक्टर जो है यहाँ पे जो है इसका नॉर्मल जो है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल। अब ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। जब हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 डिग्री, तो आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0। इस 0 ने इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है, जिसे हमने इमोशनल ईएमएफ कहना है, उस लूप के अंदर वो क्या हो जानी है, 0। सो हमारा आंसर जो है, गिव अ रीजन योर आंसर, वो रीजन इज दैट का नॉर्मल वेक्टर जो है, वेक्टर एरिया ऑफ नॉर्मल जो है लूप का, वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, एंड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द लूप, ओके। एंड द एंगल बिटवीन V and B, okay, angle between, okay, angle between V and B, यानी कि मोशनल ऑफ द लूप और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मली पैरेलल हैं दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 डिग्री, यानी क्या जो मोशनल ईएमएफ है या ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगी वो 0 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो है 15.3 जो है, डायग्राम में बनी हुई है। अ लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। फिगर उसने दी हुई है क्वेश्चन नंबर 15.3 की। व्यूड फ्रॉम अबव नॉट बॉटम। डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। जी ये एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, ये नॉर्थ और ये साउथ दिया हुआ है, ठीक है। एक मेटालिक रिंग जो है ये मेटालिक रिंग है आपकी एक, ठीक है। ये ऊपर से हमने इसको क्या किया है, डाउनवर्ड जो है इसे ऊपर से इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। ये इसी तरह कर लें कि ये आपका मेटालिक है और ऊपर से ये रिंग जो है नीचे को आएगी। तो अब होगा क्या, जैसे ही इसने नीचे को आना है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो आ रही हैं, जो कि इस तरफ आएंगी ऐसे, आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही इस रिंग के अंदर से मेटालिक रिंग में चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ होगी तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, लेंज़ लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होनी है उसने उस चेंज को, उस काज को जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसने अपोज करना है। यानी कि इधर नॉर्थ है तो इधर भी क्या बन जाना है, इस साइड पे जब इसने डाउनवर्ड आना है इधर भी बच्चों नॉर्थ पोल बन जाएगा, रिंग के डाउनवर्ड जो है नॉर्थ पोल बन जाना है। इस नॉर्थ पोल ने जो इसका नॉर्थ पोल है एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। जैसे ये अपोज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल देखें हम, ठीक है, ये फील्ड है तो ये कर्लिंग फिंगर जो है हमारी उस इंड्यूस ईएमएफ को जो है वो क्या बताएंगे, उसकी डायरेक्शन को, यानी इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होनी है उसके अंदर वो किस डायरेक्शन में होगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का वो है जी 15.4 15.4 देखते हैं। 15.4 में क्या पूछा गया है जी, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका वो देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर आर एज शोन इन फिग 15.4 व्हेन स्विच एस इज ए क्लोज्ड। जब स्विच हम क्लोज करेंगे
तब जो उसके अंदर करंट इंड्यूस करंट होना है, जो करंट जो इंड्यूस होना है, सेकेंडरी जो कॉइल है हमारी रजिस्टर आर वाली, उसकी डायरेक्शन हमने बता दी कि वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी। और दूसरा है हमारे पास बी ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे दी गई हैं आपके पास दो इसके ऊपर जो है ऐसे कर लें और यहाँ से जो है कॉइल ली गई है और ये स्विच लगाया गया है, ठीक है। और इसकी डायग्राम जो है इस तरह कंप्लीट होती है। ओके, सो इसी तरह सेकेंडरी बनाई गई है आपकी। तो ये सेकेंडरी कॉइल जो है आपकी, उसके अंदर रजिस्टर लगाया गया है। ये रजिस्टर आर है आपका, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। और ये टर्मिनल है स्विच के, ये पॉजिटिव बैटरी जो अप्लाइड की है यहाँ पे सोर्स सेल। तो जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तो इसमें क्लॉकवाइज जो है करंट, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट ने मूव करना शुरू कर देना है। इसमें क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा, तब क्या करेगा, क्लॉकवाइज। इसमें जैसे ही स्विच मैंने क्लोज किया है, जब मैंने स्विच क्लोज करना है तो क्लॉकवाइज करंट गुजरना है। अब होना क्या है, जैसे इसका में से करंट गुजरना है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना है इसने, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो इसमें से गुजरेंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस करंट जो है, जो अप्लाइड करंट है, उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, जो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होनी है, जो काज प्रोड्यूस होना है इस तरफ, जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना ड्यू टू द अप्लाइड करंट, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे ही हमने स्विच को क्लोज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस केस में करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बच्चों ये है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट से राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जो है इसके अंदर 15.4 या लेफ्ट टू राइट जो है, जो हमारी दूसरी रजिस्टर आल वाली जो कॉइल पड़ी हुई है, सोलेनॉइड कह लें, कॉइल कह लो, इसमें से जो गुजरेगा सेकेंडरी कॉइल में से, वो लेफ्ट टू राइट होगा। जैसे ही मैंने क्या होना है, देखिए हुआ क्या था, इसमें पहले करंट जीरो था, जैसे करंट जीरो से मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना है। मैग्नेटिक फ्लक्स में प्रोड्यूस होकर चेंज होना जब सेकेंडरी कॉइल में, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे चेंज होगा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा वो जो प्राइमरी जो है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी सिचुएशन ये है, जैसे ही मैंने स्विच को ओपन किया, स्विच जैसे ही यहाँ पर आएगा तो अब करंट पहले मैक्सिमम था, अब करंट ने रिवर्स हो जाना है, करंट ने मैक्सिमम से मिनिमम तक आना है, यानी कि मैक्सिमम से जीरो तक जब करंट फ्लो करेगा तो वो अब वो क्लॉकवाइज नहीं होगा, बल्कि वो होगा अब क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब प्राइमरी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी अब जो है आर रजिस्टर वाली जो कॉइल है उसमें करंट जो है वो मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज, या इसको कह रहे हैं राइट टू लेफ्ट। जी, राइट टू लेफ्ट जो है, जब हम स्विच जो है ओपन करेंगे तो जो करंट जो मैक्सिमम हुआ था वो मिनिमम पे आएगा और उसमें जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, यानी कि क्लॉकवाइज हो जाएगी। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15.5 पे चलते हैं।
अब इन सब के आंसर जो है बच्चों आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि व्हेन वी क्लोज द स्विच द करंट start in the circuit from 0 to maximum point, okay, and the magnetic flux change into the secondary coil due to primary coil produce induced EMF and induced current. That induced current will be opposite to the applied current, primary current, according to Lenz's law. If it is anti-clockwise, the secondary will be clockwise, and if it is in open case it is clockwise, this will be anti-clockwise. In second case, when switch is open, the current in this case the current will be goes down, low down from maximum to minimum point, minimum value, okay, 0. So the effect produced to the secondary coil will be opposite to the primary coil. Mean to say, if the current is producing in the primary coil is एंटी-क्लॉकवाइज, देन इट शुड बी क्लॉकवाइज टू द सेकेंडरी कॉइल. ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15.5. 15.5 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ता हूँ. डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट? डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट? क्या इंड्यूस ईएमएफ जो है हमेशा जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सर्किट के अंदर होता है उसको क्या करता है, वो कम करता है? नो. आंसर इज नो. ओके, वाई? ये नो क्यों है? इट डज नॉट ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. ओके, अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ. अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ, लेंज़'s लॉ क्या कहता है कि जो इफेक्ट प्रोड्यूस होना है, जो काज डेवलप होना है, उसने इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है, उसने उसके ओपोजिट वर्कआउट करना है, उसके ओपोजिट उसने अपना रोल प्ले करना है. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट के अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो इट ट्राइज, इट एक्ट्स, कह लें इट एक्ट्स टू डिक्रीज इट. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या करेगा, ये उसके ऑपोजिट उसको इंक्रीज करेगा. ओके, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज इन सर्किट, सो इट एक्ट्स टू इंक्रीज, तो ये उसको इंक्रीज कर देगा, increase. So it always acts oppositely. Okay, it doesn't mean it always acts to decrease the magnetic flux in the circuit. It always acts to oppose the change, okay, causes by जो मैग्नेटिक फ्लक्स है. अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको डिक्रीज करेगा. अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ट्राई करेगा उसको इंक्रीज करने की. सो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिटली अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ. दैट्स द आंसर ऑफ दैट question. Okay, the next question is 15.6. 15.6 की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं. 15.6 के अंदर जी, when the switch in the circuit is closed, current is established in the coil and the metal ring jumps upward. फिगर दी हुई उसने 15.6 क्वेश्चन की why, और उसने पूछा क्यों. डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ द बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स्ड. जी आपके पास एक मेटालिक रिंग दी गई है कुछ इस तरह. आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट. इसके ऊपर जी मेटालिक रिंग रखी हुई है, या आप रिंग कह लें, इसके ऊपर रखी हुई है. ये मेटालिक रिंग है इसके ऊपर, ठीक है, और ये नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स हैं. ये स्विच बना दिया गया है साथ, और यहाँ पे जो है टर्मिनल्स हैं.
ठीक है। तो ये डायग्राम जो है आपकी बुक के अंदर दी गई है, मेटालिक रिंग है। ये मेटालिक रिंग दी गई है, मेटल रिंग, ये मेटालिक रिंग है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास जो है उसका कोर है, उसके ऊपर हमने मैग्नेट वो किया हुआ, रिंग जो है वाइंडिंग की हुई है हमने, कॉपर वायर कह रहे हैं, कोई भी आपकी कंडक्टिंग वायर जो है उसके साथ, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच, ये स्विच एस है आपका, जैसे ही स्विच जो है क्लोज करूंगा तो क्या होगा, इसमें क्लॉकवाइज जो है करंट मूव करना शुरू कर देना है, ठीक है। जैसे ही करंट इसमें मूव करेगा तो करंट चेंज होगा, तो इंड्यूस होगी क्या, ईएमएफ, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जब यहाँ से इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस रिंग में से गुजरेंगी तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। उस वजह से क्या होगा कि इस ये जो है हमारा कोर जो है ये टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा, ये भी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। जैसे करंट इंक्रीज होगा तो ये हमेशा क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, हर एक क्वेश्चन में लेंज़ लॉ अप्लाई हो रहा है। तो जैसे ही इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना है तो इसने क्या करना है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज होगा, चेंज होगा किसके अंदर, रिंग के अंदर, उसने उसको अपोज करना शुरू कर देना है, जो कि रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, यानी कि उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उसने इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, उसने क्या करना है, अप्लाइड फील्ड को क्या करना है, अपोज करना है, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगी, अपोजिशन आएगी, तो क्या होगा, रिंग ने जंप कर जाना है, ठीक है। यानी कि उसने इसको रिपल्शन हो जानी है, रिंग ने रिपेल करना है, रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन की वजह से ये जंप करेगी, ठीक है। रिपल्शन की वजह से रिंग ने जंप करना है, ओके। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होनी है, उसने अप्लाइड ईएमएफ को क्या करना है, अपोज करना है, तो रिपल्शन हो जानी है, तो रिंग ने अपवर्ड जंप करेगी। हाँ, अगर हम दोबारा उसने दोबारा पूछा है दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ द बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स। अगर आप बैटरी की पोलैरिटी भी रिवर्स कर दोगे, यानी कि यहाँ पे अब ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये अब ये पॉजिटिव, अब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा तब क्या होगा, तब बच्चों सिचुएशन वही होगी, ठीक है। सिचुएशन वही होगी, करंट चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, करंट दोबारा फिर जैसे चेंज होगा, जीरो से मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा। जैसे ही स्विच हम क्लोज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसने हमेशा अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ उसने एक्ट करना है उसके ऑपोजिटली, ठीक है। जब वो ऑपोजिटली उसके एक्ट करेगा तब भी रिंग ने क्या करना है, जंप ही करना है, यानी इन बोथ केसेस द रिंग विल जंप अपवर्ड, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि पता नहीं वो डाउनवर्ड आ जाएगी, उसने क्या डाउनवर्ड करने आना है, ठीक है। उसने तो हमेशा उसको अपोज करना है, तो वो अपवर्ड ही उसके क्या करेगी, जंप करेगी।